नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ शुरू करने से पहले आज एक योगी के अमृत वचन सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या वाकई माफिया उत्तर प्रदेश में मिट्टी में मिला दिए गए, या माफिया का मतलब उत्तर प्रदेश में सिर्फ अतीक और मुख्तार है? और क्या यह हकीकत है कि आज भी उत्तर प्रदेश में एक माफिया का तबका है जो जिंदा भी है, ताकतवर भी है, और उसके खिलाफ एफआईआर करने की हिम्मत पुलिस में भी नहीं होती? तो दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में माफिया है, और इतना ताकतवर, इतना रसूखदार माफिया है कि पुलिस एफआईआर कराने की हिम्मत भी नहीं कर पाती? अब इस बड़े सवाल का आज देश के सबसे बड़े जज डीवाई चंद्रचूड़ ने इस सवाल का जवाब दिया, और यूं कहें कि योगी के माफिया अभियान की आज चंद्रचूड़ साहब ने धज्जियां उड़ा दी। अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, एक ईमानदार जज जो बड़े मुद्दतों के बाद, दुश्वारियों के बाद इस हिंदुस्तान को मिला है, इस जज ने आज सवाल किया सरकार से, मोदी सरकार से। और सवाल यह था कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस एफआईआर क्यों नहीं कर रही? अगर देश की 7 महिला चैंपियन रेसलर्स, वो महिलाएं जिन्होंने हिंदुस्तान का तिरंगा विदेश में फहराया, मेडल लिया हिंदुस्तान के लिए, उनके साथ जब शोषण हुआ तो उस शोषण के विरोध में एफआईआर क्यों नहीं हुई बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? वही बृजभूषण जिन पर मोदी सरकार पिछले 3 महीनों से पर्दे डाल रही है, वही बृजभूषण जिनके खिलाफ एफआईआर करने की हिम्मत दिल्ली पुलिस में नहीं है। वो दिल्ली पुलिस जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाक के नीचे काम करती है, और वही बृजभूषण जिन्हें योगी आदित्यनाथ का करीबी भी बताया जाता है। अब जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे ईमानदार और हिम्मती जज ने आज एक चीज तो साबित कर दी कि माफिया का एक तरफ एनकाउंटर हो रहा है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक माफिया ऐसा है जिसके खिलाफ महिला शोषण की, चैंपियन महिलाओं के शोषण की एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही। 2 पैमाने उत्तर प्रदेश में। कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चार्जेस लगा रही हैं तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये दिल्ली पुलिस ने सवाल किया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इससे बड़ा जूता इस सरकार को हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का सांसद होना या उसका कार्यकर्ता होना, ये व्यभिचार भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। कहने का अर्थ ये है, अब जहां तिरंगा फहराने वालों की शख्सियत पे आंच आ रही हो, जहां पर महिलाओं के सम्मान की बात हो, या जहां पर माफिया के खिलाफ कार्रवाई ना हो रही हो, वहां टाइगर बोलता नहीं है, टाइगर दहाड़ता है। और आज टाइगर दहाड़ने जा रहा है। बड़ा खुलासा होगा, उसको देखिएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कुछ खास चीज़ें आपके सामने रखूं जहां पर चंद्रचूड़ ने, जो मैंने कहा कि उन्होंने माफिया अभियान की धज्जियां उड़ा दी, पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है इस एंटी माफिया कैंपेन को। तो वो पॉइंट्स जान लेते हैं कि क्यों नहीं एफआईआर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लिखी गई। वो बृजभूषण शरण सिंह जो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के करीबी हैं और जिनका दामन अपराध के दाग से भरा हुआ है। ऐसा कोई जुर्म नहीं जो बृजभूषण की हिस्ट्री शीट में दर्ज ना हो। अब दोस्तों, सरकार कहे कि भाई इस मामले में हम जांच तो कर रहे हैं बृजभूषण के खिलाफ, हमने बयान भी लिए हैं लड़कियों के, और बृजभूषण है वो कह रहे हैं कि मैं तो बेकसूर हूं, मैं तो राजनीति का शिकार हो रहा हूं। लेकिन फैक्ट्स ऑफ द केस क्या? वो फैक्ट्स ऑफ द केस जो गोदी मीडिया ने अब तक आपसे छुपाया है, या जिनको सही तरह से निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखा नहीं, देश के सामने रखा नहीं, मैं वो फैक्ट्स जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद हम एक बड़े खुलासे की तरफ बढ़ेंगे, सीधे टाइगर के पास चलेंगे। तो फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, मैं बस आपसे चंद सेकंड चाहता हूँ कि एक बार इसको आप समझ लें तो पूरी कहानी जो है
उसके भीतर का सच आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 महिला रेसलर्स, चैंपियन रेसलर्स, महिला रेसलर्स, इन्होंने जनवरी में एक आरोप लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरवा हैं, मालिक मुख्तार हैं इस वक्त, उन्होंने 7 महिलाओं के साथ शोषण किया। अब मैं इस शोषण को इसलिए और डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि कुछ गाइडलाइंस हैं और मैं उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहता। आप समझ रहे हैं किस तरह का शोषण महिलाओं के साथ हुआ होगा। और ये शोषण जो है 2012 से 2022 तक, यानी जो लड़कियां, जो बेटियां हमारे देश की मेडल लेके आ रही थी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, उनके साथ क्या हो रहा था, ये दर्द भरी दास्तान है 2012 से 2022 तक। तो ये एक एफआईआर कराने के लिए, मुकदमा दर्ज कराने के लिए बृजभूषण पर ये धरने पे बैठ गई। और जब धरने पर बैठी तो मोदी सरकार के जो अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, उन्होंने बातचीत की, समझाया बुझाया, कहा कि हम जांच कराएंगे, सरकार भी जांच करेगी, ओलंपिक एसोसिएशन भी जांच करेगा। अब 2 महीने 3 महीने हो गए, जांच तो हुई नहीं क्योंकि पर्देदारी हो रही है, और अब तक एफआईआर नहीं हुई। थक हार के ये जो बेटियां हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उस ईमानदार जज का दरवाज़ा जहां इंसाफ मिलने की उम्मीद थी, किरण थी। तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज जब सारा मामला, सारी फाइल देखी तो आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे देश की महिलाएं, उनके खिलाफ इस तरह का जुर्म हो रहा हो, इस तरह का शोषण हो रहा हो, हैरेसमेंट हो रहा हो, और एफआईआर नहीं लिखी जा रही। इतना गंभीर मामला है ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने नोटिस दिया दिल्ली पुलिस को कि क्यों नहीं एफआईआर लिखी गई। और शुक्रवार को इसकी फिर से सुनवाई है, यानी चंद्रचूड़ शुक्रवार को फिर एक बार बैठेंगे, सुनवाई करेंगे पूरे मामले की, शुक्रवार को, इस शुक्रवार को। और सरकार भीतर तक, लखनऊ से दिल्ली तक हिली हुई है, क्योंकि मामला सांसद का है, बाहुबली का है। वो सांसद जो कई सीटों से, बलरामपुर, गोंडा, केसरगंज, कई सीटों से बीजेपी को, मोदी जी को जिता के सीट देता है, जो वोट का एटीएम है, वही सांसद है जिस पर ये आरोप लगे। अब दोस्तों, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, मोदी जी ने जिस तरह से एक मुहिम छेड़ रखा है पूरे देश भर में, और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में मुहिम छेड़ रखा है अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो सवाल यह है कि फिर एक बाहुबली जिस पर गंभीर आरोप हैं शोषण के, हरासमेंट के, एक संगीन अपराध के, उस पर फिर एफआईआर क्यों नहीं हो रही। और सवाल यहां पर यह है कि सरकार में कौन ताकतवर आदमी है जो बृजभूषण शरण सिंह को बचा रहा है। अब दोस्तों, एक सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में बृजभूषण जैसे कई माफिया हैं, कई ऐसे माफिया हैं जो अपराध में पूरी तरह से लिप्त हैं, और दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक खास तबके के हैं, क्या उस वजह से उनको बचाया जा रहा है, उन पर पर्दे डाले जा रहे हैं? और क्या बृजभूषण उसी कैटेगरी में है जो वोट भी देते हैं, एक खास जाति के भी हैं? क्या बीजेपी बृजभूषण को बचाएगी, या फिर इस रास्ते में एक ईमानदार जज आके खड़ा हो गया है, एक ऐसा जज और उसका आज का ऐसा आदेश जिसने बृजभूषण ही नहीं, लखनऊ से दिल्ली तक बृजभूषण के सभी आकाओं के आज नींद उड़ाती है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, क्या चीज़ छुपाया जा रहा है, आपको दिखाया नहीं जा रहा, उसके भीतर हमें जाना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि वाकई सच क्या है इस पूरे मामले का। और शायद इसलिए मैं ज़्यादा समय अब नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं टाइगर के पास जो आज वाकई गरजने जा रहे हैं। तो बहरहाल मेरा पहला सवाल टाइगर यही है कि जिस तरह से आज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बार फिर से ये दिखाया कि उनके रीढ़ की हड्डी है, उनके पीठ में बैकबोन है, और उन्होंने सवाल किया कि भाई ये जो बीजेपी एमपी हैं, ये जो सांसद हैं, जिनके खिलाफ ये जो महिलाएं हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है विदेश में, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये अगर इतने गंभीर चार्जेस लगा रही हैं तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये दिल्ली पुलिस से सवाल किया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि इससे बड़ा जूता इस सरकार को हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का सांसद होना या उसका कार्यकर्ता होना, ये व्यभिचार भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। कहने का अर्थ ये है, आरोप लगाने वाले
कोई राजनीतिक षड्यंत्रकारी नहीं थे। वो देश की होनहार बेटियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी देकर देश के लिए मेडल लाए हैं। जब ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल पहुंचती हैं, तिरंगा लहराता है, राष्ट्रगान होता है, पूरा भारत गौरवान्वित महसूस करता है। आज वो भारत माँ की बेटी जब ये कहती है कि उसके शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण होने का प्रयास किया गया और करने वाला कोई नहीं, फेडरेशन का अध्यक्ष है ब्रिजभूषण शरण सिंह, तो ऐसे में प्रथम दर्जा तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। वो एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं हुई, क्या वो एक ठाकुर गुंडे हैं? क्या वो एक बाहुबली है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने वाले एटीएम हैं? ऐसी क्या मजबूरी हो गई? लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो आदमी पहली बार लोकसभा लड़ता है और उसके ऊपर 34 गंभीर किस्म के क्रिमिनल केसेस चले होते हैं, जो अपना एफिडेविट में देते हैं, जो एक घोषित है, जो उसने टाड़ा के तहत तिहाड़ में जेल काटी है, जिसके दाऊद इब्राहिम से लेके तमाम बातों पे बातें होती आ रही है, ऐसा उम्मीदवार, ऐसा बाहुबली जो उत्तर प्रदेश और उसमें कहते हैं शुद्ध हिंदी में उसको गुंडा शब्द है, वो आदमी यदि सांसद बनता है तो उसे सत्ता पक्ष का सांसद होने के नाते क्या व्यभिचार की खुली छूट दी जाती है? ये सवाल बहुत अहम है आज के दिन। टाइगर, एक सवाल यहाँ पर आता है कि अगर हम देखें योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की धरती में एक भी माफिया, एक भी दागी, एक भी बाहुबली चैन की सांस नहीं ले सकता है। और अतीक का जब एनकाउंटर हुआ तो योगी ने दम ठोक के कहा कि देखिए मैं इस तरह से सबको मिट्टी में मिला दूंगा अगर कोई भी माफिया होगा। लेकिन हम देख रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हैं, ये तो बाहुबलियों के बाहुबली हैं, मतलब ये तो महाबली हैं। इनके ऊपर तो ऐसा कोई केस नहीं है, ऐसी कोई धारा नहीं जो ना लगी हो। आपने कहा दाऊद इब्राहिम के भी साथ उनके गुंडों को भी आश्रय इसने दिया है। दूसरी बड़ी चीज कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, कैमरे पे बोल रहा है कि हाँ हमने मर्डर किया था, राइफल लेके हमने चला दी थी। इस तरह का आदमी ब्रिजभूषण शरण सिंह जो गोंडा में है और बकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलता है, तस्वीरें, तो ये योगी आदित्यनाथ का कैसा माफिया अभियान है कि एक तरफ तो आप अतीक को ठोक रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्रिजभूषण जो हेलीकॉप्टर से चल रहा है वो हर तरह के कर्म कर रहा है। और जो हमारी महिलाएं हैं जो राष्ट्र के लिए पदक लाए, जिन्होंने तिरंगा फहराया, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए दीपक जी, पहले तो ये समझ में आ रहा था कि ईडी इंक्वायरी की जब ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई की रेड्स होती हैं तो जो भ्रष्ट नेता है जो पकड़े जाते हैं वो जैसे ही बीजेपी में प्रवेश करते हैं वो भ्रष्टाचार से सदाचार हो जाता है। लेकिन व्यभिचार भी सदाचार होता हुआ ये उस भारतीय जनता पार्टी जो शक्ति पूजा कहती है, मातृभक्ति कहती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अब महिलाओं को भी शाखा में जगह देने की बात करती है, उस पार्टी से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ किसके लिए? इन नराधमों के सामने परोसने के लिए सवाल ये उठता है, क्या आज प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक यही व्यभिचार के आरोप किसी विपक्ष के नेता पे लगे होते तो अभी तक कब के जेल में होते और नप चुके होते। लेकिन ऐसा क्या हो गया? टाइगर ये जो योगी कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, घूम घूम के उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि किसी माफिया को चैन की सांस नहीं लेने दूंगा मैं उत्तर प्रदेश में, तो फिर ब्रिजभूषण क्या है? ये ब्रिजभूषण माफिया जिसने गले में कमल छाप चोंगा लटकाया हो, वो माफिया कहां से हो गया? सरकारी दामाद हो गया। सवाल ये है कि माफिया ये विरोधियों में पाए जाते हैं। माफिया ये हिंदू नहीं है तो माफिया है, मुसलमान है तो माफिया है, और जो मारा गया वो भी माफिया था, उसके लिए कोई दो मत नहीं। लेकिन ऐसे ही खूंखार माफिया राजनीति का चोला पहन के, राजनीतिज्ञों का चोला पहन के लिए घूम रहे होंगे तो आज सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी बहुत गंभीर इशारा करती है। उन्होंने नोटिस दिया, देखिए शुक्रवार को क्या जवाब देती है दिल्ली पुलिस, एफआईआर क्यों नहीं किया? शोषण के मामले में तो तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जिस वक्त पिछली बार यही हमारी देश की जो महिला रेसलर्स हैं,
ये सब जब बैठी थी, धरने पे बैठी थी जंतर मंतर में दिल्ली में, और तब इन्होंने कहा था कि एफआईआर दर्ज करिए, तो जो खेल मंत्री थे अनुराग ठाकुर, जो बहुत करीबी हैं अमित शाह के और मोदी के, इन्होंने कहा था कि मैं जांच कराऊंगा और ब्रिज भूषण जो रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट है, इसको भी मैं जो है इसके खिलाफ भी एक्शन होगा। लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, जांच भी पता नहीं ठंडे बस्ते में चली गई, क्या हुआ। तो आपको क्या लगता है कि मोदी, अनुराग ठाकुर, योगी, ये सारे लोग मिलकर ब्रिज भूषण जो उनका सांसद है, जो लोग कहते हैं कि साहब गोंडा बलरामपुर कई सीटों पे जिसका प्रभाव है, तो क्या 2024 के इलेक्शन के चक्कर में ब्रिज भूषण पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? मैं आपको बताता हूँ, कॉर्नोलॉजी बताता हूँ। 18 जनवरी को पहली बार हमारी बेटियां अनशन पे बैठी और उन्होंने ये आरोप लगाए। 19 तारीख को खेल मंत्री ने उनसे बातचीत की। 20 तारीख को उस बातचीत में कुछ हल नहीं हुआ। 20 तारीख को वो अनशन जारी रहा। 21 को फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक कमेटी बनाई और दूसरी एक कमेटी मंत्रालय ने बनाई, और उस कमेटी में बबीता फोकट भी मेंबर बनाई गई, 6वीं मेंबर बाद में बनाई गई जी। तो फिर और 15 दिन के अंदर जांच कमेटी का निर्णय आना था। आज उस बात को 2 महीने हो गए, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं, कोई ये बताने को तैयार नहीं कि जांच कमेटी क्या कहती है। जो बबीता फोकट है उसका स्टेटमेंट आया है कि जांच हुई ही नहीं, जांच की रिपोर्ट किसी को मुझे दिखाई नहीं गई, और जब मैं लेके पढ़ रही थी तो मेरे हाथ से वो जबरदस्ती छीनी गई। मैंने उसमें विरोध तक लिखवाया तक है कि मैं इस जांच कमेटी के फाइंडिंग से संतुष्ट नहीं हूं। गवाह भी आप, न्यायाधीश भी आप, मुजरिम भी आप, ये तो नहीं होगा ना। मामला अब सीबीआई को जाना चाहिए। मामला देश की कौन आएगा। आज जो अनशन पे बैठी जो लड़कियां हैं, आंदोलन कर रही, उसमें से एक ने जो स्टेटमेंट दिया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। उसने कहा कितने नंबर दिखाओ, 100, 500, 1000। कुश्ती में तो ऐसी कोई लड़की नहीं बची होगी जो इनकी हवस का शिकार नहीं होगी, वो या इनका नजर नहीं पड़ी होगी। उसने कहा कि बाकायदा उस लड़की का नंबर मुहैया करवाया जाता है, बातचीत करवाई जाती है और फिर उसका शोषण किया जाता है। सालों से चल रहा है। और ये कोई पाक आम आदमी होता कि जिसपे कभी कोई जिंदगी में कुछ नहीं कहा और उसके ऊपर आरोप लगा तो समझ में आता है। एक घोषित गुंडा जो कई बार कोर्ट से छूटने की बात करता है कि कोर्ट से छूट गए, कोर्ट से छूट गए, वहां पे भी पुलिस तुम्हारी, सब तुम्हारा। जैसे अभी जो गुजरात में हुआ, 11 लोग जलाए गए, मार डाले गए, लेकिन किसने मारा पता ही नहीं, सबके सब छूट गए। तो क्या वो लोग मरे नहीं? तो क्या जी टाइगर, एक आरोप और लग रहा है, बड़ा गंभीर है। मेरी लखनऊ के कुछ लोगों से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि योगी जी जो ठाकुर माफिया हैं, जैसे ब्रजेश सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, एक कुंटू सिंह करके हैं, एक सुल्तानपुर में सोनू मोनू सिंह है, उसी कड़ी में ब्रिज भूषण शरण सिंह ये भी ठाकुर हैं, और ठाकुरों पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है योगी का। तो आपको क्या लगता है कि योगी का जो माफिया ऑपरेशन है वो सेलेक्टिव है, कि मतलब इसको छोड़ना है, इसको मारना है, इस तरह का है उनका कुछ, आपको लगता है? यदि उत्तर प्रदेश में आप माफिया है और आप ठाकुर है तो आप समाज सेवी है। क्या है? आप राजनीति, आप समाज सेवी है, समाज सेवी हैं, आप राष्ट्र प्रेमी हैं। आप कि यहां कोई गुंडा मरता तो वो शहादत प्राप्त होता है। आप देश की धरोहर हैं, आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, आप कारपोरेटर हैं। और अगर मुसलमान हो गया कोई माफिया, मुसलमान तो समाज सेवी भी माफिया घोषित होता है। बुलडोजर भी बड़ा सब्जेक्टिव चलता है, कौन सा सॉफ्टवेयर बुलडोजर में डाला पता नहीं है। ठाकुरों के घर आते ही छोड़ देता है, ब्राह्मण तक नहीं छूटते। ब्राह्मण माफियाओं की भी गाड़ी उलट दी जाती है, पलट दी जाती है, घर जला दिए जाते हैं, घर वालों को प्रताड़ित किया जाता है, उसकी पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन इनकी प्रताड़ना से देश प्रताड़ित है, इनको कुछ नहीं होगा। ये मोदी जी को नहीं दिख रहा है, अमित शाह को नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है कि एक जाति के आप गैंगस्टर। ठाकुरों की सरकार चल रही है वहां पे। और ये हम बहुत पहले चुनाव जब हो रहे थे विधायक, तब भी यही था कि ब्राह्मण पीड़ित है, बाकी लोग पीड़ित है, थाने ठाकुरों के बने हुए हैं। और ये दिखता है, आरोप जो चल रहे हैं, जो चर्चाएं चलती हैं, ये यूं ही चर्चा, कहीं आग होती है तो धुआं निकलता है। जी आग क्या है? ये जो धुआं निकल रहा है जो चर्चाओं का, ठाकुरों की सरकार है, और दिखता है सामने।
4 माफियाओं के आपने नाम लिए, बृजवंश सिंह का सबने सबसे बड़े सामने तो ये है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अधिकारी भी वही बदनामी है। हो रही है, पूरे जी पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर की बदनामी हो रही है, अलग अलग विदेशों में लिखे जा रहे हैं। द गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर्स आर बीइंग अब्यूज्ड बाय द हेड ऑफ द एसोसिएशन। तब हमारे देश की जी मान मर्यादा नीचे नहीं होती। राहुल गांधी ने बोला लोकतंत्र खतरे में है, तो तुरंत पूरा देश बदनाम हो गया, देश की धरोहर बदनाम हो गई, भारतीय संस्कृति रौंदी गई। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप है उससे 4 चांद लग गए इज्जत के देश को। दोगले मापदंडों के साथ चलने वाले लोग हैं ये। लेकिन लड़कियां, महिला, स्त्री, इज्जत, हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराएं हो सकती है, लेकिन महिलाओं का सम्मान ये इस देश की मिट्टी में है। चाहे आप समाजवादी हो, लेफ्टिस्ट हो, कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, संघ वाले हो। लेकिन चुनाव जीतने के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं लोग कि व्यभिचारी को भी सड़क पे लेके घूमते हैं। और यदि व्यभिचारी नहीं है तो एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करवाने में क्या इसमें क्या गलत है? जी, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि दिल्ली पुलिस तो खैर काफी हमेशा उसका रिकॉर्ड इतना खराब नहीं रहा है, क्यों उसने जो है इसमें एफआईआर नहीं लिखी तो कर। बट यहाँ जो टाइगर बड़ा सवाल है, जो बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि चंद्रचूड़, ये जज साहब ने, चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, लगातार ये हिम्मत दिखा रहे हैं, लगातार जो इनके फैसले हैं मेरिट पर हैं। इन्होंने जिस तरह से एक सीरीज ऑफ डिसीजंस लिए हैं, एक कड़ी है, एक आप कह सकते हैं कि एक के बाद एक बड़े फैसले जिस तरह से लिए हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन को लेकर हो, चाहे और मामले हो, चाहे ये एफआईआर का मामला हो। मैं देख रहा हूं कि जो बीजेपी के सपोर्टर है, बीजेपी की जो ट्रोल सेना है ट्विटर पे, फेसबुक, वो लगातार चीफ जस्टिस को घेर रही है, उनकी आलोचना कर रही है, उनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कही जा रही हैं चीफ जस्टिस के। तो बीजेपी क्या चाहती है? एक प्रेशर डालना चाहती है चीफ जस्टिस पर कि भैया अगर आप इस तरह के फैसले देंगे तो हम आपको बदनाम करेंगे, हम आपको डराएंगे। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? ना पार्लियामेंट, ना कानून मंत्री, ना बीजेपी की ट्रोल सेना, आईटी सेल, ना कुछ वकील मुख्य न्यायाधीश पे प्रेशर नहीं डाल सकते। उसके ऊपर उठे हुए हैं वो, उनका व्यक्तित्व ही प्रेशर में आने वाला नहीं है। इसीलिए लगातार जहां न्याय देना है वहां न्यायदान का काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। जहां उनको लगता है न्यायपालिका को, मैं आज एक जगह एक प्रोग्राम में था, यंग बच्चों को जब समझा रहे थे हमारे एक्स फॉरेन सेक्रेटरी मुड़े साहब, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा संविधान है इसके ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप हैं। ब्रह्म द क्रिएटर, वो यहाँ कानून बनाता है, लेजिस्लेचर है। विष्णु जो पालन करता है, वो एग्जीक्यूटिव है, उस कानून को लागू करके संविधान के अनुसार देश चलाती है। और न्यायपालिका शिव का रूप है, जहां कुछ गलत हुआ वहां तीसरा नेत्र खुलता है। और यही काम सही मायने में चंद्रचूड़ जी कर रहे हैं। चंद्रचूड़ जी नया कुछ नहीं कर रहे हैं, जो शपथ ली है उस शपथ का निर्वहन कर रहे हैं। संविधान को यदि सर्वोपरि मानते हैं तो संविधान के हिसाब से देश चलने का चाहिए, ये मानते हैं। अब इसमें व्याभिचारी अटक जाएंगे, भ्रष्टाचारी अटक जाएंगे, झूठ बोलने वाले नंगे हो जाएंगे, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश का दोष थोड़ी ना है। नहीं, लेकिन मेरा इसमें सवाल यह है कि जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार की लड़ाई होकर रहेगी और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा वो हमारे साथ है, ये मोदी जी का कहना है कैमरे पर हर जगह। तो अगर चंद्रचूड़ भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, फैसले दे रहे, तो मोदी जी को तो स्वागत करना चाहिए चंद्रचूड़ का कि ऐसे जज मिले इतने 9 साल की प्रतीक्षा के बाद। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मोदी जी को बेचैनी है, मोदी जी से परेशान है इस जज से। दीपक भाई, मैंने पहले कहा आपको, यदि व्यभिचारी बीजेपी का सांसद है तो सदाचारी हो जाता है। यदि भ्रष्टाचारी बीजेपी का आदमी है या सरकार जिसका पक्ष लेता है, सरकार का वरदहस्त जिस पे है, तो फिर वो राष्ट्र प्रेमी हो जाता है, विकास का द्योतक हो जाता है। तो बीजेपी के अनुसार तो वो
सदाचारी है, राष्ट्र का निर्माण लेकिन करने वाला योद्धा है। ऐसे मोदी आदमी जी पे जब चंद्रचूड़ एफआईआर दर्ज करेंगे तो फिर बुरा तो लगेगा ना, इसीलिए तो ट्रोल किया जाएगा उनको। लेकिन चंद्रचूड़ के पास कोई चश्मा नहीं है, संविधान सर्वोपरि है। संविधान का उल्लंघन जहां होता है वह चंद्रचूड़ का तीसरा नेत्र खुलता है। पंच परमेश्वर तीसरा नेत्र खुलने पे जो जल जाएंगे, तो अभी तक तीसरे नेत्र से मैंने कोई सदाचारी जलता हुआ नहीं देखा। हमेशा दुराचारी का ही संहार शिवजी ने किया है शिव पुराण में, यदि हम देखें तो यदि ये संहारित हो रहे हैं तो इसके लिए हम शिवजी को शिवजी नहीं कहेंगे, राक्षस थोड़ी कहेंगे, वो तो शिवजी का रूप ही है। अगर महाराष्ट्र में अगर फैसला जो है वो इस तरह का आ जाता है कि सरकार खतरे में आ जाती है, शिंदे के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, आपको लगता है कि चंद्रचूड़ और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, DY चंद्रचूड़ और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक तरफ एग्जीक्यूटिव है, एक तरफ न्यायपालिका जुडिशरी है, क्या आपको चंद्रचूड़ और मोदी के बीच में टकराव, असहजता दिखती है? क्योंकि 2024 का जब चुनाव होगा, मोदी जी का फाइनल होगा, उस वक्त चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तो ये टकराव आपको दिखता है? बुरी तरह से, और जब से चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बने हैं तब से ये टकराव है। शायद चंद्रचूड़ राज्यसभा जाने को तैयार नहीं है, चाहे चंद्रचूड़ गवर्नर बनने को तैयार नहीं है, चंद्रचूड़ कहीं राजदूत बनने को तैयार नहीं है। अब उनकी नहीं अभिलाषा है कुछ बनने की, उसके बाद क्या करें? जबरदस्ती तो कोई नहीं बता सकता। अब मैं कल कहूं आपको, दीपक जी आपको मैं राज्यसभा दे ही रहा हूं, ये चैनल बंद करो, और आप नहीं करोगे तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ कोफ्त खा के बैठ सकता हूं। सुन ही नहीं रहा है, मूर्ख नालायक आदमी, देशद्रोही सवाल पूछता है, यही कहूंगा, यही हो रहा है। बाकी लोग जो जितनी औकात जितनी थी उतना कर लिया उन्होंने, उस पे सेटलमेंट हो गए होंगे। ये नहीं सेटलमेंट करने को तैयार है। इनको लगता है कि जो ओहदा मुझे मिला है चीफ जस्टिस का, उससे कोई और पद नीचे हो नहीं सकता। इस देश के संविधान ने ऐसी जगह पे उनको बिठाया है, उसके बाद बाकी सारी पद जो है उसके नीचे है प्रोटोकॉल में। जी जी टाइगर, आपकी बात, आपका इशारा बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। आपका यही कहना है कि जो आदमी बिक नहीं सकता, जिस आदमी को खरीदा नहीं जा सकता, उससे कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी जो है वो असहज हो जाती है, और शायद चंद्रचूड़ उनमें से एक हैं जो झुकने और बिकने को तैयार नहीं है। इसलिए आपको ऐसी आशंका लगती है कि टकराव अभी और होगा, क्योंकि 24 में मोदी जी की स्थिति भी थोड़ी सी हालत ठीक नहीं है। आप इस प्रोग्राम में आए, आपने प्रकाश डाला उन अंधेरों पे जो हम लोग के आगे अक्सर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर आपका।